हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस आज हम पेंशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो गाइस इसमें हम देखेंगे कि कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट क्या पॉलिसी रहती है, आफ्टर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग रिटायरमेंट या प्री और रिटायरमेंट। तो विद इन, अब देखो ये डिपेंड करेगा कि विद इन कंट्री लेना है या आउटसाइड कंट्री लेना है। तो पहले विद इन कंट्री का केस देखेंगे, फिर आउटसाइड कंट्री का केस देखेंगे। अच्छा, ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए ये अप्लाई होता है ना, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने का। तो देखा जाता है कि विद इन ईयर जो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की प्री और परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ड्यूरिंग एलपीआर ले रहे हैं, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, तब भी इसकी परमिशन आपको लेना अनिवार्य है ना। और अगर ड्यूरिंग सर्विस ले रहे हैं तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से। फैक्टर्स क्या कंसीडर किए जाएंगे एनओसी देने के लिए, तो वो देख लेते हैं। अगर आप जो है एनओसी ले रहे हैं तो पहला कैडर देखा जाएगा, और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे आप किस ऑफिस में हैं, वो चीज़ देखी जाएगी, है ना। लास्ट 3 इयर्स की सर्विस देखी जाएगी, कहीं आप सेंसिटिव डिपार्टमेंट में तो नहीं थे, है ना। 3 इयर्स की देखी जाएगी, कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन को जिसको ज्वाइन कर रहे हैं उसके साथ कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट जहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा, कि कहीं उससे सर्विस रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, आपके इमोल्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको पॉलिसी दी जाएगी, ये सारी कंडीशन देखने के बाद, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम, अगर परमिशन विदाउट कंडीशन, है ना, अगर विदाउट कंडीशन दिए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन के साथ दिया जा रहा है कि भाई ये कंडीशन रहेगी, तो आप अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, है ना, 30 डेज़ के अंदर। तो वहाँ से वो मिनिस्ट्री जो है वो उसको रिविज़न भी कर सकती है और रिफ्यूज़ भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने परमिशन लिए बिना कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि पीरियड ऑफ इमोल्यूमेंट जो दिए जाएंगे उस समय पेंशन जो दी जा रही है, ये तो होल या पार्ट, उसको विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट जो है विड्रॉ कर लेंगे, विद होल्ड कर देंगे, ठीक है। ग्रुप बी पोस्ट में अगर आप कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले जाते हैं तो उसमें सिर्फ इंटीमेशन देना होता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ आती हैं। तो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में जो है आपका एजेंट बनना हो कंपनी का, किसी सोसाइटी का या फर्म का, आप एजेंट बन रहे हो, एजेंसी ले रहे हो, तो वो नहीं कर सकते, है ना। इंडिविजुअली आप जो है कोई ट्रेड, कॉमर्स, है ना, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल बिजनेस जो है, या डायरेक्टरशिप या पार्टनरशिप, ये सब भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है। मतलब कोई ट्रेड बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, है ना, या डायरेक्टर बन रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी अंडर कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आता है ना। प्रैक्टिस, सेटिंग अप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, तो ये जो है ये सब भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी क्या क्या है: ट्रेड, कॉमर्स, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल, फाइनेंशियल बिजनेस, कोई डायरेक्टरशिप, पार्टनरशिप, या फिर कोई एडवाइज़र या कंसल्टेंट आप सेटिंग अप कर रहे हैं, तो ये सब जो है कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी ज्वाइन कर रहे हैं जो ओन कर रही है या कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, वो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आएगा। नई यूनिवर्सिटी जो है वो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर अ गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अगर जैसे कि आप ग्रुप ए ऑफिसर रिटायर्ड हुए, है ना, किसी भी टाइम, अगर आप बाहर आउटसाइड इंडिया अंडर गवर्नमेंट ले रहे हैं तो प्रियोर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी उसके लिए। लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट भी आप ले रहे हैं तब भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के तहत जो है मिनिस्ट्री जो है वो आपको परमिशन देगा, वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप विदाउट परमिशन एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी पेंशन जो है वो विद होल्ड कर दी जाएगी या विड्रॉ कर ली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है फिर क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस में क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पेंशन के लिए मिनिमम 10 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होती है, उसके बाद आप जो है पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेचुटी, पेंशन और वीआरएस, है ना। तो वीआरएस के लिए 20 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप चाह रहे हैं। पेंशन के 10 इयर्स की, ठीक है। अब क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसका क्या रूल होता है, तो देखिए उसके लिए क्या है, सर्विस जितनी पूरी सर्विस हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसमें से जितनी भी सर्विस जो आपकी नॉन क्वालिफाइंग है, सर्विस में से डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ रिटायरमेंट सर्विस की डेफिनेशन है, उसमें से माइनस कर देंगे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को,
वो क्वालिफाइंग सर्विस आ जाएगी। मतलब सर्विस माइनस नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, वो क्वालिफाइंग सर्विस आपकी आ जाएगी। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है फर्स्ट सर्विस में, जो भी आपने डेट ज्वाइन किया है, चाहे आपने ASO ज्वाइन किया हो और उसके बाद आप 1.5 साल काम किया, फिर थ्रू प्रॉपर चैनल इंस्पेक्टर चले गए, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी गवर्नमेंट सर्विस में जो जिस दिन है ASO के रूप में, तो वो आपकी जो है फर्स्ट डे से डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानी जाएगी, है ना। अच्छा, बॉय सर्विस होती है कुछ, जैसे कि 18 से पहले कुछ जगह पे लग जाते हैं, है ना, कुछ डिपार्टमेंट में, तो वो सिविल में है तो वो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट होगा। लेकिन अगर आप मिलिट्री में लगते हैं, 16 साल 17 साल के उम्र लगते थे, तो वो 18 साल से नीचे लग रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, क्वालिफाइंग सर्विस वहाँ पे होती है मिलिट्री में, लेकिन सिविल में नॉट क्वालिफाइंग होती है वो 18 साल से पहले की सर्विस जो है। कंडीशन है कि कोई भी सर्विस जो है ना, वो क्वालिफाइंग सर्विस होगी अगर वो ड्यूटी से या पे से रेगुलेटेड है बाय कोई सी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। अब वही वाला रूल है कि मतलब इसमें क्वेश्चन वो है कि अगर बिफोर 31 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती हुआ है और 31 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती हुआ है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट से भर्ती हुआ, परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया या फिर थ्रू प्रॉपर चलन ट्रांसफ़र हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। कंडीशन की विदाउट इंटरप्शन रहा हो या सब्सटेंटिव अपॉइंट है, विदाउट इंटरप्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट से कोई इंटरप्शन ना हो बीच में, और उसके बाद वो परमानेंट पोस्ट, और किस पोस्ट पर अपॉइंट हुआ हो, जो सब्सटेंटिव पोस्ट हो, मतलब जो परमानेंट पोस्ट हो, यानी कि कुछ टाइम के लिए बनाई है, थोड़े टाइम के लिए बनाई है, ऐसा ना हो, ठीक है। पोस्ट जो है रेगुलर होना चाहिए और उस पर कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है। पेंशन लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट से बंदा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पेंशन लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाएगी उस केस में, लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी का केस है तब जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी ही उठाएगी उसकी पेंशन की लाइबिलिटी। तो नेक्स्ट पार्ट में वही ऑटोनोमस बॉडी से अगर वो ट्रांसफ़र गया थ्रू प्रॉपर चैनल, ट्रांसफ़र गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में माना जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल गया तो, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो ऑटोनोमस बॉडी उठाएगी, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ऑटोनोमस बॉडी से इसके लिए सेपरेट पेंशन या ग्रेचुइटी ड्रॉ ना करा हो, इसी का ध्यान रखेंगे। यहाँ भी कंडीशन वही है, विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए और परमानेंट पोस्ट पे वो ट्रांसफ़र होना चाहिए ऑटोनोमस बॉडी से सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। PSU बैंक और फाइनेंशियल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब में जो भी सर्विस होगी वो नॉन क्वालिफाइंग में जाएगी आपकी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर तो तब भी वो नॉन क्वालिफाइंग में जाती है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट टेम्पररी स्टेटस कैजुअल लेबर का। टेम्पररी स्टेटस कैजुअल लेबर में क्या है कि 1993 से पहले जो कैजुअल लेबर अपॉइंट होते थे उसके बाद उन्हें 1 साल की सर्विस का टेम्पररी स्टेटस मिल जाता था, और जब टेम्पररी स्टेटस मिल जाता था तो उनको वो ग्रुप डी की फैसिलिटी थोड़ी थोड़ी मिलने जाती थी। उसके बाद अगर वो रेगुलराइज हो गए ग्रुप डी पोस्ट पे, तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ से मानी जाएगी जब से वो रेगुलराइज हुए हैं। लेकिन जो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन के लिए ऐड की जाएगी, तो वो 50% ऐड की जाएगी जब वो टेम्प्रेरी स्टेटस उनको मिल गया था। टेम्प्रेरी स्टेटस से लेके रेगुलराइज होने तक की जो सर्विस होगी 50%, मतलब हाफ सर्विस जो है वो काउंट की जाएगी पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस। यानी कि अगर किसी ने 10 साल सर्विस की है टेम्प्रेरी स्टेटस कैजुअल लेबर में, उसके बाद वो रेगुलर हुआ है, तो जो उसकी 5 साल की सर्विस होगी वो पेंशन के लिए देखी जाएगी, मतलब कंसिडर की जाएगी। ऐसे उन एम्प्लॉयज़ को जिनका पेड फ्रॉम कंटिजेंसी से पेमेंट की जा रही थी, जैसे नाई हो गए, बार्बर हो गए, धोबी हो गए, तो उनको अगर कंटिजेंसी से पेमेंट की जा रही थी और उसके बाद उनको फिर रेगुलराइज कर दिया, है ना, तो उनकी जो सर्विस है वो 50% जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस में ऐड की जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोबेशन पीरियड को किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, तो प्रोबेशन पीरियड को भी जो है आपका क्वालिफाइंग सर्विस में किया जाएगा। कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का कंफर्मेशन होना चाहिए उसी पोस्ट पे या दूसरे किसी पोस्ट पे, ठीक है। जैसे किसी ने ASO ज्वाइन किया लेकिन वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चला गया, फिर 1 साल बाद GST इंस्पेक्टर चला गया, तो कंफर्म यहाँ पे हो रहा है ना, लेकिन इसको क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। कंफर्मेशन मिलना चाहिए कुल मिलाकर टोटल लास्ट में। अप्रेंटिस जो होते हैं इनकी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती, है ना, खाली SAS अप्रेंटिस को छोड़ के, ठीक है। अप्रेंटिस जो कुछ कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, वो अगर कुछ इस तरह की ट्रेनिंग है जो क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब जो नेसेसरी पार्ट है सर्विस का, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, या फिर ASO ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी ट्रेनिंग होती है। अगर वो ड्यूटी का पार्ट है, मतलब सर्विस का पार्ट है, तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है लीव वाली सर्विस को कैसे ट्रीट करेंगे, क्वालिफाइंग या नॉन क्वालिफाइंग, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार।
तो लीव को भी क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट माना जाता है। जितनी भी लीव के दौरान अगर वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो चाहे वो EL HPL मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव का, चाइल्ड के लीव या स्टडी लीव, कोई सी भी हो। लेकिन अगर EOL पे लीव सैलरी नहीं मिलती है, इसीलिए इसको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट माना जाता है। लेकिन एक कंडीशन में इसको क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट किया जाता है, जब वो विद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर गया हो EOL पे तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मानते हैं। लेकिन अगर EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट गया तो उसको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मानेंगे। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि मतलब इनेबिलिटी ज्वाइन करने में हो रही है, मतलब उसे बाहर कोई दंगा फैल गया है या कुछ सिविल कॉमोशन है तो उसको भी क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मानेंगे, है ना। या फिर वो हायर स्टडी करने गया है, ठीक है, स्टडी लीव लेके, परमिशन लेके, तो उस केस में भी उसकी जो EOL है, EOL लेकर 28 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है ना, अगर उसके बाद छुट्टी नहीं है तो उसको भी हायर स्टडी करने गया परमिशन लेके, तो उस केस में भी उसको क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मानेंगे। अगर वो ट्रेनिंग करने गया है और ज्वाइन कर रहा था, है ना, अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग थी, है ना, और ज्वाइन करने में डिले हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव किसी कारण से, तो उसको भी जो है क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मानते हैं। हाँ, सर्विस बुक में डेफिनेट एंट्री होना ज़रूरी है कि क्वालिफाइंग सर्विस है, कौन सी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। तो उसके लिए क्या है, और उसके लिए क्या है कि अगर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसकी प्रॉपर एंट्री होना ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसी छुट्टियां हैं जो मिल नहीं रही हैं, है ना, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो उस ऐसे में उस EOL को मार्क कर देंगे सर्विस को रेगुलराइज करने के लिए, है ना। लेकिन उस सर्विस को भी क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो 31 दिसंबर 2003 से पहले रेगुलर अपॉइंट हो गए, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनको प्रॉमिस किया जाता है कि मतलब कई बार कि अब आपको रेगुलर किया जा रहा है, तो ऐसे केस में उनकी जो सर्विस है वो आगे तो क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो पिछला पीरियड है उसको भी क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट मान लेंगे। कंडीशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन का था, तो वो जो उनका था अपना, और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनको वापस कर देंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट में जो भी उन्होंने इंटरेस्ट ड्रॉ किया उसके साथ में, ठीक है, रिफंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट। तो ये एक कंडीशन है, इस केस में भी उनकी सर्विस जो है क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट की जाएगी, हाफ जो सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस में चली जाएगी। अब नेक्स्ट है कि डाइज नोन। तो डाइज नोन पे पे जो है ना, पे और पे मिलता है नॉन, और उसको भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट किया जाता है। ओवर स्टेल ऑफ लीव ये भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में जाता है, और अनऑथराइज एब्सेंस ये भी सब आपको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है रीएम्प्लॉयमेंट का केस में। रीएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या है कि कोई बंदा सिविल टू सिविल जाता है, तो अगर उसका थ्रू प्रॉपर चैनल गया तो उसकी वो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है ना। लेकिन मिलिट्री टू सिविल का केस थोड़ा अलग है, वो देख लेते हैं एक बार। सिविल टू सिविल रीएम्प्लॉयमेंट हुआ उसका, अगर मान लो इनवैलिड पेंशन पे, कंपनसेशन पेंशन पे, है ना, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो वही सेम ऐसा ही मिलिट्री वाला के पास ऑप्शन होता है ना। ट्रू प्रॉपर चैनल तो हमने पढ़ ही लिया, वो तो काउंट होती है। लेकिन मान लो कि कोई इनवैलिड पेंशन पे रिटायर हुआ, इनवैलिड पेंशन यानी कि उसको डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से वो उस पोस्ट पे काम नहीं कर सकता था और उसने VRS ले लिया, है ना, तो इनवैलिड पेंशन पे उसको पेंशन मिलने लग जाएगी। या कंपनसेशन पेंशन की मतलब उसकी पोस्ट जो थी वो एबॉलिश हो गई, जैसे BSNL वगैरह में किसी में काम कर रहा था, पोस्ट एबॉलिश हो गई, तो उसको रीएम्प्लॉयमेंट जब हुआ तो उसके 2 ऑप्शन है कि वो प्रियोर सर्विस को रीएम्प्लॉयमेंट चाहे तो काउंट करवा सकता है ना, जब रीएम्प्लॉयमेंट हुआ, या तो फिर उसको चाहे तो फ्रेश अपॉइंटमेंट भी स्टार्ट कर सकता है। अगर लेकिन वो फ्रेश स्टार्ट करता है तो उसमें कहेंगे कि जो आपकी सैलरी है उसको आप रिटेन करो, और जो नई पेंशन है वो पेंशन जो उसको रिटेन करो, और जो सैलरी है वो आप लेते रहो, है ना। लेकिन इसमें बस कंडीशन एक ही है, ये ध्यान रखना कि जो उसकी जो पेंशन है, पेंशन और उसकी जो सैलरी जो है वो मिलाकर जो है 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, है ना। और ग्रेचुटी जो है उसकी, ठीक है, 1,25,000 ज़्यादा ना हो, और ग्रेचुटी की मैक्सिमम लिमिट जो है 25 लाख, है ना, उससे ज़्यादा वो ड्रॉ ना करा हो। दोनों जब वो रिटायरमेंट होगा तो जब 2 पेंशन लेगा तो वो 1,25,000 ज़्यादा ना हो, है ना, क्योंकि 1,25,000 मैक्सिमम लिमिट है, और जो ग्रेचुटी है वो 25 लाख से ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर वो इनवैलिड पेंशन या कम वो
इनवैलिड पेंशन या फिर जो है इनवैलिड पेंशन पर अगर रिटायर हुआ है तो अगर मान लो उसने 10 लाख की ग्रेचुटी पहले से ले ली है तो वो 15 लाख की और ले सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 25 लाख की लिमिट है ग्रेचुटी पे, है ना, और पेंशन पे लिमिट है 1,25,000 की। तो वो अगर 75,000 पेंशन पहले वाले उससे ड्रॉ कर रहा था तो अब वो जो है 50,000 ज़्यादा दूसरी सर्विस में पेंशन ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। इनवैलिड पेंशन या कंपनसेशन पेंशन पे कोई बंदा अगर रिटायर हुआ तब उस कंडीशन में ध्यान रखना है ना। और जो मिलिट्री वाला रूल है उसमें ये है कि अगर उसे फॉर्मर सर्विस काउंट करानी है तो उसे जो है पहले तो अपनी पेंशन सीज़ करवानी पड़ेगी अगर वो पिछली सर्विस को काउंट कराना चाहता है। तो चाहे कहीं किसी भी उसमें हो, इनवैलिड पेंशन पे, कंपनसेशन पेंशन पे रिटायर हुआ है या फिर आर्मी से रिटायर हुआ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, तो अगर उसको कैलकुलेट करानी है तो पहले तो पेंशन उसे सीज़ करानी पड़ेगी जो भी वो पेंशन ड्रॉ कर रहा है, तो है ना। और उसको जो ऑलरेडी ड्रॉन पेंशन है ना, वो सब वापस करनी पड़ेगी, ग्रेचुटी वापस करनी पड़ेगी और कम्यूटेशन जो भी किया उसने वो सब वापस करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, उनको एक पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे वो लास्ट बेसिक छोड़ के आए थे वहीं से स्टार्टिंग मिलेगी। ये नहीं कि मतलब फिर से फर्स्ट से बेसिक से स्टार्ट होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जैसे मान लो उसकी सर्विस जो है, जब उसने ऑप्शन देना होता है इसमें कि भाई मेरे को फ्रेश अपॉइंटमेंट के तौर से एक्सेप्ट करो या फिर मेरी पुरानी सर्विस भी काउंट करो, अगर उसने ऐसा करने में मान लो, और ये कब करना होता है, जब वो स्टार्टिंग में भर्ती हो रहा है तब। अगर वो भर्ती होने के साथ ही ऑप्शन दे रहा है तो ठीक है, तब तो उसे कोई रिफ़ंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने इसको देने में ही टाइम लगा दिया, है ना, तो उसमें जैसे मान लो उसको मार्च में रिटायरमेंट थी और 31 मार्च को रिटायर, 1 अप्रैल ज्वाइन कर लिया, तब तो कुछ नहीं देना उसे। लेकिन मार्च के बाद उसने जो है ज्वाइन तो कर लिया जुलाई में, है ना, लेकिन ऑप्शन देने में 3-4 महीने का समय, 5 महीने की लिमिट होती है। 5 महीने के बाद उसने लिमिट अपना दिया तो 6 महीने का, सॉरी। तो इसमें क्या है कि उसे जितना भी ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, ये सब रिफ़ंड करना पड़ेगा। अगर वो रिफ़ंड नहीं कर पाता तो उसकी इस केस में रिमेनिंग का जो है वो डेथ ग्रेचुटी से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन ये है।